नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और ये जो सेशन यहां पर होने वाला है ये आपके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएसबी इंटरव्यू और जो भी आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर कवर करूंगा, जिनके ऊपर एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ एक द हिंदू का एडिटोरियल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई हम सभी लोगों को जो यहाँ पर ट्री कंजर्वेशन वगैरह है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, प्लांटेशन वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई सालों में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर वगैरह है वो काफी ज्यादा यहाँ पर उसको नुकसान हुआ है। और अगर हम यहाँ पर कई सारे स्टेट देखेंगे जहां पर अभी फॉरेस्ट कवर उतना ज्यादा नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, तो वो सब चीजें क्या हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करके बताऊंगा कि भाई एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे उनके तरीके क्या होंगे, क्या क्या पैटर्न यहाँ पर हो सकता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सेशन होने वाला है। और आप हमारा डिफेंस मास्टर जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं और डिफेंस मास्टर जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आप उसको भी यहाँ पर रिवीजन पर्पस के लिए इन फ्यूचर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो एडिटोरियल यहाँ पर आया है उसमें यहाँ पर बात करी जा रही है कि टैप रूट्स टू हेल्प रिस्टोर इंडिया फीडिंग ग्रीन कवर। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जो इंडिया का फीडिंग ग्रीन कवर है उसको किस तरीके से यहाँ पर रिस्टोर किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी एडिटोरियल में जो है वो यहाँ पर दी गई है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इंडिया का जो ग्रीन कवर है उसके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, भारत में कितना ग्रीन कवर आपको देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी यहाँ पर होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, देखिए किसी भी देश में अगर फॉरेस्ट को रिस्टोर यहाँ पर करना है तो जो भी यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज यहाँ पर होती हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत मस्ट होता है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर जो भी फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर करने के लिए जो यहाँ पर फाइनेंसिंग होती है उसको यहाँ पर एडिक्वेट आपको देना, प्रोवाइड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इंसेंटिव्स वगैरह यहाँ पर होते हैं वो भी इसेंशियल यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपली ये हुआ कि अगर आप फॉरेस्ट को रिस्टोर करना चाहते हो तो आपको लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन लगेगा, साथ ही साथ एडिक्वेट फाइनेंसिंग और इंसेंटिव, ताकि लोग यहाँ पर क्या होगी फॉरेस्ट को रिस्टोर करने में या फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो है वो प्रेरित हो, तभी ये सब चीजें जो है वो हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। अगर हम आज के टाइम पीरियड पर बात करेंगे तो भारत में जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब फॉरेस्ट एक अलग चीज हो गई और ट्री कवर जो है वो यहाँ पर एक अलग चीज हो गई। तो अगर हम फॉरेस्ट और ट्री को दोनों को कंबाइन यहाँ पर करते हैं तो आज के टाइम पीरियड पर अगर हमारे देश में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर हम देखेंगे तो ये कितना है, ये 24.56% आपको टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो हमारे देश का है उसका 24.56% यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर जब हम रिकमेंडेड यहाँ पर वैल्यू के बारे में बात करें तो वो कितनी है, वो 33% है कि भाई 33% एटलीस्ट यहाँ पर फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो हमारे देश में अगर हम एक चीज यहाँ पर ये समझें कि जो जितनी रिकमेंडेशन यहाँ पर है कि भाई 33% यहाँ पर होना चाहिए उतना नहीं है, 24.56% जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा टोटल उसका 24.56% ही हमको फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल फॉरेस्ट कवर इज 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि यहाँ पर 21.67% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री का आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये दोनों चीजें तो क्या है कि ये कंबाइन कर दी हैं हमने, है ना, इसमें फॉरेस्ट कवर भी है और ट्री कवर भी है। अगर हम फॉरेस्ट कवर के बारे में केवल बात करेंगे तो ये करीब यहाँ पर 21.67% आपको देखने को मिल रहा है, जबकि ट्री कवर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 2.89% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब जहां पर ट्री आपको देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट मतलब बहुत डेंस चीज हो गई, ट्री मतलब यहाँ पर कुछ ट्रीज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है ये 24.56% है। अगर हम टोटल फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करेंगे तो ये 21.67% है
और ट्री कवर के बारे में बात करेंगे तो ये 2.89% है। स्टेटमेंट वाइज आपको दे दिया जाएगा इन तीनों में, है ना, कभी वैल्यू जो है वो आगे पीछे कर देंगे तो वो आपको पता होना चाहिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो मैंने आपको बताए ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज जो सवाल है वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगर हम दुनिया में जितने भी फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेंगे उसका 8% जो है वो प्यारे भारत में आपको देखने को मिलेगा, और दुनिया की जो भी पॉपुलेशन यहाँ पर है उसका 18% जो है वो भारत में ही आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इनको ना आप अपने एसएसबी इंटरव्यू में जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं वहां पर भी यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला है कि आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं इनमें अगर हम देखें तो भाई कितने तरीके के फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली भारत में अगर आप देखोगे तो 3 तरीके के जो फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला जैसे हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर हो गया मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, एंड तीसरा हो गया आपका ओपन फॉरेस्ट। अब इनकी जो भी यहाँ पर डेफिनेशन होती है वो किसके बेसिस पे होती है, ये कैनोपी के बेसिस पे होती है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपको एक थोड़ा सा जंगल जैसा एक फोटो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं तो इसको आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये तो पीक है, मतलब कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो इसका जो नंबर होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा नहीं होता है ना, मतलब ज्यादातर चीजें अगर आप देखेंगे तो वो कहाँ पर मिलेगा आपको, ये कैनोपी जो लेयर है, मतलब कि जो यहाँ पर आपको पीक के बाद यहाँ पर जो लेयर देखने को मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैनोपी लेयर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी फॉरेस्ट में जो कैनोपी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर उसकी डेंसिटी 70% या उससे ज्यादा है, मतलब कि इस पर्टिकुलर लेयर में आपको ज्यादातर चीजें जो है वो यहाँ पर आपको कवर देखने को मिल रही, मतलब कि 70% से ज्यादा जो यहाँ पर कैनोपी एरिया है उसकी डेंसिटी जो है वो 70% से ज्यादा है, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो हाइट है ट्रीज की वो कैनोपी लेयर वाली रेंज में आपको देखने को मिलेगी, मतलब 70% से ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर कैनोपी डेंसिटी जो है वो 40 से 70%, मतलब जितने भी ट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें से 40 से 70% जो है वो आपको कैनोपी लेयर वाली रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनकी हाइट जो है वो एटलीस्ट यहां तक आपको देखने को मिलेगी, तो उनकी डेंसिटी 40 से 70% है। ओपन फॉरेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, ऑल लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10% to 40%, मतलब वहां पर जो ट्रीज वगैरह हैं उनकी हाइट जो है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, मतलब छोटे छोटे ट्रीज जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को हम ओपन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके नीचे अगर हम आप जो है वो स्क्रब देख सकते हैं जिसको हम डिग्रेडेड फॉरेस्ट वगैरह भी है वो भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि भारत में जितने भी अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे उसमें से सबसे ज्यादा जो ज्योग्राफिकल एरिया कौन से तरीके के फॉरेस्ट ने यहाँ पर कवर किया है। तो याद रखिएगा हमारे देश में जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर है, ठीक है, जिसमें कैनोपी डेंसिटी 40 to 70% आपको देखने को मिलेगी, वो पहले नंबर पर है। सेकेंड नंबर पर आपको मिलेगा ओपन फॉरेस्ट, और थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा वेरी डेंस फॉरेस्ट, और चौथे नंबर पर आपको जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट होता है वो देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन ये भी एग्जामिनेशन में बन सकता है कि भाई भारत में जो फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं उनको कितना परसेंटेज कहां पर मिलता है, उसके हिसाब से आप चीजों को जो है वो अरेंज करिए। तो याद रखिएगा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर ओपन फॉरेस्ट, थर्ड नंबर पर वेरी डेंस फॉरेस्ट, और चौथे नंबर पर जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे फॉरेस्ट के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर लिखा गया है, तो वो क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। जैसे पहली बात बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो यहाँ पर हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है 7th शेड्यूल में 3 तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ पर लिया है। तो 7th शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट जो है वो आपको कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलेगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो यहाँ पर हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट टू द कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब कि जो फॉरेस्ट है और जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का प्रोटेक्शन वगैरह हमको करना है, पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद इसको कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। अगर हम यहाँ पर आर्टिकल 51A G के बारे में बात करेंगे,
तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 51 ए जो है वो किसके बारे में बात करता है, ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना हमारे संविधान में ऐड करी गई, तो ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी जिसके बेसिस पे हमने जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको यहाँ पर हमारे संविधान में ऐड करी है। तो आर्टिकल 51 ए जो है ये यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रोविजन है ये हमने रशिया से यहाँ पर लिया है, ठीक है, जिसको हम पहले यूएसएसआर कहते थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है सभी नागरिकों की, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके और इंप्रूव किया जा सके जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ पर होता है, जिसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद आर्टिकल 48A ये कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इस कॉन्सेप्ट को हमने कहां से लिया है, ये लिया है आयरलैंड से। और आयरलैंड ने ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, ये लिया है स्पेन से। स्पेन में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। आर्टिकल 48A जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है वो यहाँ पर ये कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमको एनवायरमेंट को इंप्रूव करना है और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है हमारे देश की उसको सेफगार्ड भी यहाँ पर करना है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 51A(g) और आर्टिकल 48A ये सब चीजें जो है हमारे संविधान में फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनके बारे में यहाँ पर बात करता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फॉरेस्ट से रिलेटेड, और फॉरेस्ट जो है ये आपको कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलेगा। अब यहां से देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर ये फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट है 2019 की, है ना, इससे पहले कब आई थी, इससे पहले आई थी 2017 में। तो अगर हम 2017 से 2019 के बीच में कंपेरिजन यहाँ पर करें तो भाई आप मुझे ये बताइए कि टॉप 5 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी जहां पर आपको फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया तो वो कौन सा है। तो पहले नंबर पर आपको मिलेगा कर्नाटका, दूसरे नंबर पर मिलेगा आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको केरला, चौथे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर एंड पांचवें नंबर पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टॉप 5 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी जहां पर आपको फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा यहां पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया 2017 की तुलना में, है ना। मतलब कि 2017 से अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर यहाँ पर चेंज हुआ है वो कर्नाटका में हुआ है, फिर आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन कौन से स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मध्य प्रदेश तो ज्यादातर लोगों को पता होता है ना, लेकिन ये चीजें ना आपसे अरेंज करने को दे देंगे, 4 स्टेट दे देंगे और उनको बोलेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करिए। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं ये बोलूं कि भाई परसेंटेज वाइज जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उस स्टेट का है, यूनियन टेरिटरी का है, उसमें परसेंटेज वाइज जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉरेस्ट कवर वो कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये मिजोरम है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई अगर हम परसेंटेज वाइज यहाँ पर बात करेंगे ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है, ये मिजोरम में है। और अगर हम दूसरे नंबर पर देखेंगे तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर में भी दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर भी आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो है ये मेघालय है, चौथे नंबर पर मणिपुर और पांचवें नंबर पर नागालैंड। और याद रखिएगा मिजोरम जो है यहाँ पर आपको टोटल 85.41% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो आपको फॉरेस्ट से कवर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे हम 2017 की तुलना में, जो 2017 की यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसकी तुलना में अगर हम देखें तो कौन से स्टेट्स हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर है उसका लॉस आपको देखने को मिला, है ना। मतलब उसमें क्या है कि इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो यहाँ पर लॉस आपको देखने को मिला। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो याद रखिएगा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। तो यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपको सेकंड नंबर पर देखने को मिलेगा, मिजोरम जो है वो यहाँ पर पहले नंबर पर है लेकिन यहाँ पर आपको फॉरेस्ट कवर का लॉस देखने को मिल रहा है, और मणिपुर जो है ये आपका पहले नंबर पर है। तो ये 3 स्टेट हैं जहां पर आपको फॉरेस्ट कवर में लॉस देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे
कि गुजरात हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द वेटलैंड्स विद इन द कंट्री फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल। मतलब कि वेटलैंड वाला जो एरिया है वो गुजरात में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है ये वेस्ट बंगाल में है। और वेटलैंड्स बेसिकली जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है ना। आप सभी को पता होगा, एक होता है रामसर साइट्स, है ना। सो रामसर जो साइट्स हैं ये वेटलैंड्स के बारे में बात करता है। रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में साइन हुआ था, और रामसर जो है ये आपको ईरान में देखने को मिलेगा। आज के टाइम पीरियड पर भारत में टोटल 46 रामसर साइट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट में गुजरात की 2 और जो हरियाणा है उसकी 2 यहाँ पर जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो यहाँ पर ऐड करी गई है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स है वो गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अमंग द स्मॉलर स्टेट्स यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव लार्ज एरिया ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा छोटे स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे तो पुडुचेरी में सबसे ज्यादा आपको वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अंडमान एंड निकोबार आपको देखने को मिलेगा। वेटलैंड्स बेसिकली क्या है कि ये एक दलदली क्षेत्र होता है ना, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ये बहुत सारा कार्बन का जो एलिमेंट होता है उसको यहाँ पर पकड़ कर रखता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मैंग्रोव कवर के बारे में, तो मैंग्रोव कवर जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो मैंग्रोव का है वो कहां पर है, वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। उसके बाद गुजरात है, फिर अंडमान एंड निकोबार में आपको चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वेटलैंड्स गुजरात में है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो है वो वेस्ट बंगाल में है, फॉलोड बाय गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई 3 स्टेट्स के नाम बताइए जहां पर मैंग्रोव कवर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ना, मतलब जो मैंग्रोव है उनका इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो वेस्ट बंगाल नहीं है। पहले नंबर पर है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा। तो मैंग्रोव जो कवर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, इसमें याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज करने के लिए जो है वो वेस्ट बंगाल ही देंगे, है ना। लेकिन पहले नंबर पर जो है वो कौन सा है, ये आपको गुजरात देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र और उड़ीसा जो है ये सेकंड और थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, मतलब कि जो यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह में जो आपको अलग अलग तरीके के स्पीसीज वगैरह देखने को मिलते हैं, तो कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम स्पीसीज की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, मतलब तरह तरह भांति भांति की जो स्पीसीज है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ट्रीज के बारे में बात करेंगे तो जो ट्रीज की डाइवर्सिटी है वो कर्नाटका में है, और जो श्रब होते हैं उनकी बात करेंगे तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, और जो हर्ब्स होते हैं उनकी बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रीज में कर्नाटका ने टॉप किया है, श्रब्स में अरुणाचल प्रदेश ने किया है, और हर्ब्स में जो है ये जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पर टॉप किया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि जो भी ये 3 टाइप्स के प्लांट्स हैं, जैसे ट्रीज हो गया, श्रब हो गया, ठीक है, और हर्ब्स वगैरह हो गया, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि स्टेट विथ मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस फॉर मैक्सिमम रिचनेस ऑफ स्पीसीज टेकिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा आपको रिचनेस जो है वो स्पीसीज की देखने को मिलेगी, जिसमें ट्रीज, श्रब्स, है ना, हर्ब्स वगैरह, इन सबको यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस है वो कहां पर देखने को मिलेगी, तो पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर कर्नाटका। इन तीनों चीजों को यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे अगर, तो अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पर टॉप किया है, ठीक है। तो ये इंडियन जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की रिपोर्ट के बेसिस पे ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कहाँ के फॉरेस्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर फायर प्रोन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो फायर प्रोन की क्लासेस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पर बांटा गया है, जैसे एक्सट्रीमली फायर प्रोन, वेरी हाईली फायर प्रोन, हाईली फायर प्रोन एंड मॉडरेटली फायर प्रोन। तो एक्सट्रीमली फायर प्रोन में मिजोरम जो है वो यहाँ पर टॉप कर रहा है, मतलब कि मिजोरम में जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आग लग सकती है, ठीक है, फॉलोड बाय त्रिपुरा। उसके बाद वेरी हाईली फायर प्रोन में मिजोरम ही है, और मणिपुर यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। हाईली फायर प्रोन में नागालैंड है, और ये मणिपुर है। मॉडरेटली फायर प्रोन में पंजाब है, और यहाँ पर ये नागालैंड है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर फायर प्रोन आपको कौन सा स्टेट देखने को मिल रहा है, ये है आपका मिजोरम, ठीक है। और याद रखिएगा मिजोरम में जो है ये मैक्सिमम परसेंटेज जो फॉरेस्ट कवर का है जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, वो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अगर हम बात करेंगे कि भाई किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा ट्री कवर आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा ट्री जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, तो ये 4 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर आपको मैक्सिमम ट्री कवर जो है वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम मैक्सिमम ट्री कवर परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, है ना, जैसे फॉरेस्ट को हमने कवर किया था उसी तरीके से हम ट्री को अगर ज्योग्राफिकल एरिया से कवर करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है ये चंडीगढ़ हो जाएगा। तो चंडीगढ़ में जो है ये आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज जो देखने को मिलेंगे ट्री के, है ना, ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया देखने को मिलता है। फिर दिल्ली हो गया, फिर केरला हो गया, और फिर ये गोवा देखने को मिलेगा। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि टॉप 2 एटलीस्ट आप यहाँ पर याद रखना, है ना, उससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब ये वाली चीज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, कि आपको वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी बताने हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर लेस देन 10% ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब उनके ज्योग्राफिकल एरिया का 10% से कम जो है वो आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है। तो सबसे कम याद रखिएगा लद्दाख में है 1.47%, फिर हरियाणा में है 3.62%, फिर पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया। तो सबसे कम जो आपको यहाँ पर फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा वो कहां पर है, ये लद्दाख में है। लद्दाख में याद रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि दक्षिगम जो यहाँ पर नेशनल पार्क है वो कहां पर है। ठीक है, दक्षिगम नेशनल पार्क जो है वो कहां पर लोकेटेड है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को जो है ये एडिटोरियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें ना आप अपनी जीडी वगैरह में यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कवरिंग नियरली 30% लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ, फॉरेस्ट अराउंड द ग्लोब प्रोवाइड अ वाइड वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एंड सपोर्ट काउंटलेस एंड डाइवर्स स्पीसीज। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा पूरा अर्थ का सरफेस है उसका 30% जो है वो फॉरेस्ट ने यहाँ पर ग्लोब पर जो है वो पूरा कवर किया है, और इससे वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत अलग अलग तरीके की स्पीसीज, ट्रीज वगैरह आपको देखने को मिलती हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये हमारे क्लाइमेट को, है ना, कार्बन को, जो भी वाटर रिजीम वगैरह होते हैं, इन सब चीजों को अच्छी तरीके से स्टेबिलाईज यहाँ पर करते हैं। अगर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020, मैं अभी यहाँ पर क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ठीक है, अब जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 यहाँ पर ये कहता है कि सिंस 1990 अराउंड 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट थ्रू डिफॉरेस्टेशन, कन्वर्जन एंड लैंड डिग्रेडेशन। मतलब कि 1990 से अगर हम देखेंगे तो करीब 420 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पर लॉस्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, कन्वर्जन और जो लैंड डिग्रेडेशन वगैरह होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बात करेंगे तो नियरली 178 मिलियन हेक्टेयर जो है वो डिक्रीज यहाँ पर हुए हैं केवल डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मतलब जो पेड़ वगैरह काटे जाते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, तो उससे केवल आप ये कह सकते हैं कि 178 मिलियन तो उसी से यहाँ पर जो है वो खराब हुए हैं। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो मिलियन हेक्टेयर जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 4.69 मिलियन हेक्टेयर जो इसके फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपको खत्म होता हुआ दिखाई दिया 1951 से लेकर 55। मतलब कि केवल आप ये कह सकते हैं कि 1951 से लेकर 55 में ही करीब 4.69 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है यहाँ पर फॉरेस्ट कवर का वो इंडिया ने यहाँ पर लॉस किया। तो मतलब आज के टाइम पीरियड पर लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो पर्यावरण है उसको नुकसान यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर वगैरह जो है वो अलग अलग कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ पर आपको कम होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ पर अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो एक चीज आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज भी फॉरेस्ट यहाँ पर कुछ होते हैं। जैसे पहली बात करेंगे रिजर्व्ड फॉरेस्ट कैटेगरी, फिर हो गया आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी, है ना, फिर उसके बाद अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी। तो ये 3 तरीके की आपको फॉरेस्ट की कैटेगरी जो है वो देखने को मिलती है। रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो गवर्नमेंट होता है उसका डायरेक्ट सुपरविजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक एंट्री वगैरह होती है ना, वो यहाँ पर अलाउ नहीं होती है ना, फॉर द कॉमर्शियल पर्पस ऑफ कैटल ग्रेजिंग, है ना, जो पशु को चारा वगैरह चराने के लिए लोग जाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए जो रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी होता है वहां पर चीजें अलाउ नहीं होती हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो करीब 4,34,853 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट कैटेगरी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पर देखरेख इसकी करी जाती है। और लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड कैटल ग्रेजिंग विदाउट कॉजिंग एनी सीरियस डैमेज, मतलब कि डैमेज नहीं होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए और कैटल ग्रेजिंग के लिए जो है वो चीजें यहाँ पर अलाउ होती हैं। और करीब 2,18,924 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो यहाँ पर ये कवर करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि पहले नंबर पर जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी का एरिया है, सेकंड नंबर पर आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी का एरिया आपको देखने को मिल रहा है, और थर्ड नंबर पर जो है ये आपको अनप्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट कैटेगरी होता है उसका यहाँ पर एरिया देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, मतलब इनको क्लासिफिकेशन जो है वो नहीं किया गया है। साथ ही साथ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन कटिंग ट्रीज और ग्रेजिंग कैटल, मतलब इसमें किसी तरीके की कोई जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, पेड़ वगैरह काट सकते हैं, है ना। पशुओं को जो है वो चारा वगैरह चराया जा सकता है। और करीब आप ये कह सकते हैं कि 1,13,642 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी के द्वारा कवर किया जाता है। नंबर याद नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी हमारे देश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद प्रोटेक्टेड है, उसके बाद फिर अनप्रोटेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, फॉरेस्ट कवर का जो भी असेसमेंट वगैरह होता है कि कितना फॉरेस्ट कवर है, इसमें एक इसरो की जो है वो सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं रिसोर्स सैट। तो रिसोर्स सैट 2 जो है वो सैटेलाइट यहाँ पर प्रयुक्त होती है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट वगैरह जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज और यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन और नेशनल पॉलिसीज वगैरह जो हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं ताकि जो ग्रीन कवर है उसको इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर जो फॉरेस्ट कवर है वो लगातार डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। दिस इज द प्राइम रीजन फॉर द फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ट्री प्लांटिंग टू बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। और 2021 से लेकर 2030 का जो यूएन डिकेड है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन का जो डिकेड है, ये क्वेश्चन भी आप एग्जामिनेशन में बन सकता है, तो याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर इंप्रूविंग इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड इनहेंसिंग ह्यूमन कम्युनिटीज। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन का 2021 से 2030 तक का जो डिकेड है, इसको हमने डिक्लेयर किसके लिए किया है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, ताकि जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको इंप्रूव कर सकें और ह्यूमन कम्युनिटीज जो है उनको थोड़ा सा इनहेंस यहाँ पर किया जा सके। इंडिया ने यहाँ पर एक बॉर्न चैलेंज जो है उसको यहाँ पर ज्वाइन किया है। बॉर्न चैलेंज के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये ग्लोबल गोल है कि करीब हमको 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेटेड जो लैंडस्केप है उसको रिस्टोर करना है बाई 2020, और 350 मिलियन हेक्टेयर जो है वो हमको 2030 तक यहाँ पर रिस्टोर करना है। क्या हुआ बात, यहाँ पर बात ये हुई कि बॉर्न चैलेंज जो है वो किसके बारे में बात करता है कि जो भी यहाँ पर डिग्रेडेड या जो डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप होते हैं उनसे रिलेटेड है। और इसका जो एम होता है वो ये होता है कि हमें 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर जो है लैंड को रिस्टोर करना है और 350 मिलियन जो है वो हमें 2030 तक करना है। इसको गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने यहाँ पर लॉन्च किया था, क्योंकि बॉर्न जो जगह है जर्मनी में है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने मिलकर 2011 में इसको लॉन्च किया था। तो इंडिया ने इस बॉर्न चैलेंज को जो है वो यहाँ पर ज्वाइन किया है और यहाँ पर शपथ ली है कि 21 मिलियन हेक्टेयर जो यहाँ पर एरिया है ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड विच वाज लेटर रिवाइज टू 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एरिया टू बी रिस्टोर्ड बाय द 2030। तो अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भाई 2030 तक इंडिया ने कितना यहाँ पर जो डिग्रेडेड या डिफॉरेस्टेड यहाँ पर लैंड है उसको रिस्टोर करने की बात करी है 2030 तक। तो ये आपको 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट एवर कंट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट अंडर द बॉर्न चैलेंज सबमिटेड बाय इंडिया बाय ब्रिंगिंग 9.8 मिलियन हेक्टेयर सिंस 2011 अंडर रिस्टोरेशन इज एन अचीवमेंट। मतलब कि 2011 तक आप ये कह सकते हैं कि करीब 9.8 मिलियन जो हेक्टेयर है वो हमने रिस्टोर कर लिया है। हाउएवर हम लोगों को यहाँ पर जो है कंटिन्यू डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन नीड टू बी टैकल्ड इफेक्टिवली, ताकि हमारा जो रिमेनिंग टारगेट है रिस्टोरेशन का वो हम यहाँ पर क्या कर सकें कि समय रहते हुए उनको यहाँ पर अचीव कर सकें। इसलिए जो डिफॉरेस्टेशन होता है, डिग्रेडेशन वाली प्रॉब्लम है, इसको टैकल करना बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर जरूरी देखने को मिलेगा, तभी हम जो लैंड वगैरह होता है उसको यहाँ पर रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये भी देख सकते हैं कि भारत की जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है
है ना, और जिससे यहाँ पर पॉवर्टी वगैरह जो गरीबी वगैरह है वो एलिमिनेट करने में मदद हो रही है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यू डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लगातार कम होते हुए जा रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर एडुकेट फाइनेंसिंग यहाँ पर की जाए, ठीक है, इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर द सक्सेस ऑफ एनी इंटरवेंशन इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन। अगर हम बात करेंगे कि अगर एडिक्वेट फाइनेंसिंग यहाँ पर की जाए तो जो भी फॉरेस्ट कवर वगैरह होते हैं उनको, और जो लैंड वगैरह होते हैं उनको हम आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उतनी ज्यादा एडिक्वेट जो फाइनेंसिंग होती है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। द एक्टिव अप्रोच ऑफ रिस्टोरेशन विच इंक्लूड ट्री प्लांटिंग एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी सीक्स इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड एंड मेक द होल अफेयर क्वाइट कॉस्ट इंसेंटिव, मतलब इंटेंसिव, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको फाइनेंसिंग भी करनी होगी और जो कम्युनिटी है उसको इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, रिवॉर्ड वगैरह भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा खर्चा यहाँ पर होगा, लेकिन आपको फाइनेंसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट वगैरह जो है वो रिस्टोरेशन के एफर्ट में उतना ज्यादा भाग नहीं लेते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि केवल उनकी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल अचीवमेंट का केवल 2% आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए राइटर ने यहाँ पर ये बात बोली है कि हमको इंगेजमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एनजीओ वगैरह हो गए, है ना, उनसे बोलना पड़ेगा कि भाई अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी स्टेक होल्डर्स में, है ना, जो भी पॉलिसी इंटरवेंशन में यहाँ पर मदद करेगी। और हमको थोड़ा फाइनेंस भी करना पड़ेगा ताकि जो रिमेनिंग 16 मिलियन हेक्टेयर हमारा रिस्टोरेशन का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि 9 मिलियन तो हम ऑलरेडी यहाँ पर अचीव कर चुके हैं, 9.8। तो अभी जो यहाँ पर ये करीब 16 मिलियन हेक्टेयर एरिया बचा हुआ है, इसको हम आसानी से अचीव कर पाए। तो हमें सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, ट्रस्ट में लेना पड़ेगा, कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, इंसेंटिव प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर जो है ये हमने जो टारगेट यहाँ पर बॉन्ड चैलेंज पे यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम अचीव करेंगे, वो चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी सब चीजें जो मैंने आपको ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताया, ये भी मैंने आपके साथ सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके एसएसबी इंटरव्यू में भी आपकी मदद करेगा और रिटन एग्जामिनेशन के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी हमारा प्रिपरेशन टूल किट फॉर एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स है जो कि डिफेंस मास्टर ऐप पर यहाँ पर चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप लोग अपने एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, टेक्निकल एंट्री वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन यहाँ पर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9993 ठीक है 48282। इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हो, बाकी ऐप से भी कनेक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें जरूर इनरोल करें। तो ये था हमारा गाइस आज का एक सेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और ये क्वाइट यूजफुल आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप लोगों ने अगर ये सेशन देखा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।